IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। अरे पूरी बहुमत देखे तो देखो आम आदमी की ताकत देखो ये जीत आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है, आम आदमी की जीत हो रही है, दिल्ली की जीत है। आदमी की ताकत देखो पूरा दिल्ली में एक लहर है, आंधी है। मैं कई दिन से कहता आ रहा था, आज वो आंधी हमारी आंख के सामने आ गई। जनता ने अपने आप को वोट दिया है, जनता ने अपने आप को बहुमत दी है, जनता ने अपने आप को जिताया है। बड़ी और ऐतिहासिक जीत के लिए दिल्ली की महान जनता को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की झाड़ू ऐसी चली कि उसके गुबार में सब गायब हो गए। लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए और देश के लिए आज जो फैसला दिल्ली की जनता ने दिया है उसका क्या अर्थ है, इसके बारे में अब बात करेंगे। 2013 के चुनाव में 32 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी 3 सीटों पर सिमट कर रह गई है और कांग्रेस का खाता भी खुल नहीं सका है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्हें विरोधियों ने भगोड़ा और एनार्किस्ट कहा था। लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद आम आदमी पार्टी का बुलबुला फूटने की भविष्यवाणी भी कर दी गई थी, लेकिन केजरीवाल ने एक बार फिर साबित कर दिया, बंदे में है दम। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर लोकपाल बिल गिरा है तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। जीत से जीत तक अरविंद केजरीवाल का 1 साल का सफर। दिल्ली की जनता ने इस बार तय कर दिया 5 साल केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की जीत का अनुमान था, लेकिन जीत इतनी बम्पर होगी इसका अंदाजा भी नहीं था। तमाम एग्जिट पोल झूठे साबित हुए। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को किंग बना दिया। जैसे जैसे जीत का आंकड़ा बढ़ता गया, विरोधी खेमे में मुर्दनी छाती गई और आम आदमी पार्टी के हलके में हौसला आसमान पर था। फूल पर आम आदमी का झाड़ू चल गया और तेरे 9 लखिया प्रधानों को 2 टकिया मफलर निकल गया। मफलर बांधकर घूमने वाले मामूली से आम आदमी ने ऐसा झाड़ू चलाया कि विकराल विरोधी धूल की तरह उड़ गए। वो दिल्ली की जनता के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहा। उसकी सहजता ने, उसकी विनम्रता ने दिल्ली का दिल जीत लिया। ये विनम्रता जीत के बाद भी जस की तस बनी रही। एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। मोदी लहर पर सवार बीजेपी को अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली में उसका विजय रथ इस तरह रुक जाएगा। पार्टी को नेता विपक्ष की हैसियत हासिल करने लायक सीटों के भी लाले पड़ गए। पार्टी ने जिस किरण बेदी पर भरोसा कर सीएम उम्मीदवार बनाया, वो खुद अपनी सीट हार गए। उन्हें कृष्णानगर की परंपरागत सीट से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन आपकी आंधी में किरण भी नहीं बच सकी। उन्हें भी केजरीवाल का लोहा मानना पड़ा। Congratulations to Arvind Kejriwal and the entire AAP party that they have done exceedingly well. मैंने ट्वीट भी किया है, full marks to Arvind Kejriwal and his team. ये पूरे नंबर वाली बात है। पूरे नंबर मैंने इसलिए कहा कि उससे पूरे नंबर लिए। कांग्रेस तो इस आंधी में जैसे टिक ही नहीं पाई। पार्टी का जनाधार पूरी तरह खिसक कर आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया।
पिछली बार बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया था। इस बार उसके वोटर ने बिना उसे बताए आम आदमी पार्टी से खुद गठबंधन कर दिया। जब अजय माकन अपनी भी सीट न बचा पाए तो उनके पास केजरीवाल को बधाई देने के सिवा कोई चारा नहीं था। केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी दोनों को बधाई देना चाहूंगा। जनता का जो निर्णय है लोकतंत्र के अंदर वो सर्वोपरि होता है, सर्वमान्य होता है। जाहिर है जनता ने 49 दिन के शासन पर भरोसा दिखाते हुए केजरीवाल को 5 साल के लिए मौका दिया है। अब बारी केजरीवाल की है, केजरीवाल की टीम की है, आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं की है। उन्हें इस एकतरफा जीत के बदले दिल्ली की जनता को काम करके दिखाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जाहिर सी बात है, एक बड़ी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को अरविंद केजरीवाल बाखूबी समझ भी रहे हैं और शायद इसीलिए आज जब जनता से मुखातिब हो रहे थे तो इस बात का जिक्र भी किया कि मैं अकेला हूं और मुझे आपके साथ की जरूरत है, और जब तक जनता का साथ नहीं मिलेगा अपने लक्ष्य को वो पूरा नहीं कर सकेंगे। बहरहाल दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है और अब तक 70 में से 59 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इनमें से 66 सीटें आम आदमी पार्टी के पास गई हैं, उन्होंने जीती हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिली हैं। बात करें अगर हम कांग्रेस की, तो दिल्ली में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, और कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली है। लेकिन आज दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है उसका देश के लिए क्या अर्थ है, अलग अलग पार्टियों के लिए क्या अर्थ है, ये समझने के लिए इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। कांग्रेस की नेता रागिनी नायक यहां हमारे साथ स्टूडियो में है, जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, और साथ ही साथ मौलाना मोहम्मद साजिद राशिदी जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है वो भी यहां पर है। संदीप महापात्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, सुदेश वर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार यहां हमारे साथ है। लेकिन आगे बढ़े हैं उससे पहले वोट शेयर एक बहुत दिलचस्प बात सामने रखता है। आइए आपके सामने अब दिखाते हैं यही कि वोट शेयर 2013 में क्या था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले बीजेपी को देखिए। बीजेपी को 33% वोट 2013 में मिले थे और उसके मुकाबले आम आदमी पार्टी को 29% वोट शेयर था उसका। कांग्रेस के पास 25% वोट शेयर था और अन्य के पास 12 था। और इसी को ये आप पहले ध्यान से देख लें। बीजेपी देखिए, सबसे बड़ा आपको कौन नजर जो आ रहा है वो बीजेपी का है 33%, आप 29%, कांग्रेस 25% और अन्य 12%। लेकिन 2015 में कैसे ये बदल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अचानक आम आदमी पार्टी का ग्राफ देखिए बड़ा ही होता जा रहा है और आम आदमी पार्टी आखिरकार इस बार 54.2% इतना वोट शेयर ले चुकी है। यानी पिछली बार के मुकाबले, पिछले असेंबली के मुकाबले 25% ज्यादा। बड़ी से बड़ी लहर 5 से 7% की होती है। आम आदमी पार्टी 25% वोट ज्यादा लेकर आई है। लेकिन ये आ कहां से रहा, ये महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी 33 से गिरकर सिर्फ 32.1 पर आई है। यानी कि बहुत करके मोटा मोटी अगर देखा जाए तो बीजेपी का जनाधार पिछले असेंबली से गिरा नहीं है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 25% पर कांग्रेस थी। जूम इन करके एक बार वापस दिखाएं तो वो बेहतर रहेगा, उसमें देखना आसान है। कांग्रेस को अब देखिए 25 से गिरकर 10 पे आ गई, यानी 15% का नुकसान। 25 जो आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट शेयर मिला है उसमें से 15 तो कांग्रेस से मिला। अन्य को देखिए 12% पर थे, गिरकर 3% पे आ गए। लगभग 9% का नुकसान अन्य दलों को। ये 9 जोड़ लीजिए जो 24% और बीजेपी का मामूली 1% से थोड़ा कम गिरा है। कुल 25% का फायदा आम आदमी पार्टी को। अब हमारे खास मेहमानों के पास यहां पर आते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें कि किस तरीके से जो छप्पर फाड़ जीत मिली है आम आदमी पार्टी को, अब आगे की रणनीति क्या होगी वो बनाने में अब जुट गई है आम आदमी पार्टी। और बड़े बड़े नेताओं की बैठक और विधायकों की बैठक इस वक्त चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, जिसमें खबर ये आ रही है, हमारे संवाददाता विक्रांत यादव वहां पर मौजूद है। खबर वहां से ये आ रही है कि विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, और इस बैठक में जीत के बाद
अब आगे की गतिविधियां क्या होंगी उसको लेकर चर्चा हो रही है। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख, जो कि पहले से तय है कि 14 तारीख को रामलीला मैदान में शपथ लेंगे अरविंद केजरीवाल, वो और उसका भी ऐलान हो सकता है इस बैठक के बाद। और साथ ही साथ कैबिनेट किस तरह की होगी, कौन कौन मंत्री होंगे, मुमकिन है कि इन सब पर भी चर्चा यहाँ पर हो रही हो। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मौजूद हैं। जो जितने भी विधायक जीत कर आए हैं वो सभी वहां पर मौजूद हैं। प्रणय हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, ताजा अपडेट उन्हीं से ले लेते हैं। जी प्रणय। देखिए, अब इस समय जो है जो सुबह से यहाँ जश्न का माहौल था वो तो खैर अभी फिलहाल बरकरार है, लेकिन अब यहाँ केवल कार्यकर्ता बचे हैं। बड़े नेता सारे जो हैं वो जा चुके हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में महत्वपूर्ण बैठक आम आदमी पार्टी की होनी है, जिसमें विधायक दल का नेता औपचारिक तौर पर अरविंद केजरीवाल को चुना जाना है। वो चेहरा रहे हैं इस चुनाव का और उनके नाम पर ही पार्टी ने वोट मांगा था। स्वाभाविक रूप से नेता तो वही चुने जाएंगे, लेकिन उसकी एक औपचारिकता यहाँ पूरी होनी है। लेकिन यहाँ खास चीज जो है देखने लायक ये है कि यहाँ पे ये पटेल नगर का पार्टी मुख्यालय है, पार्टी का कार्यालय है, जहाँ पे लगातार सुबह से जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ है। लेकिन अब भी नेताओं के चले जाने के बावजूद भी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। कार्यकर्ता ही यहाँ जश्न बना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और ये कि आम आदमी की जो जीत है उसका जश्न है। हालांकि स्वाभाविक रूप से इस जीत के साथ साथ बहुत सारी उम्मीदें जो नवजोत यहाँ आई हैं, जिनका जिक्र खुद अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि इतने बड़े बहुमत से डर लगता है, क्योंकि ये उम्मीदों का बहुमत है। बहुत सारी उम्मीदों का बोझ ये लेकर आया है, और स्वाभाविक रूप से हर किसी की उम्मीद इस चीज पर टिकी होगी कि जो 5 साल केजरीवाल के नारे के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था और बहुमत देकर देखो की बात कही थी, तो अब सब ये देखना चाहेंगे कि आखिर वो बहुमत पाने के बाद अरविंद केजरीवाल उन वादों को किस तरह से डिलीवर करते हैं, किस तरह की, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं नवजोत जो कि सुनने में बहुत लोक लुभावन लगती हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे फ्री वाईफाई हो। बिल्कुल। तो आज के बाद से ही उन उम्मीदों का काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है, और इतना बड़ा मैंडेट जब आपके पास हो तो उसके बाद उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और किस तरीके से डिलीवर कर पाएंगे, अब यहाँ से वो चर्चा अब आगे बढ़ती है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं पहले रागिनी के पास जाना चाहूंगी। कांग्रेस के लिए यहाँ पर जरूर सोचने की बात है। बिल्कुल, इस बात से तो मैं गुरेज कर ही नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी अगर आज शून्य की स्थिति में पहुंच गई है तो ये चिंताजनक विषय तो है ही, और आज मैं ये भी स्वीकार करती हूँ कि एक बहुत ही गहन चिंतन मनन की हमें आवश्यकता है। 24% वोट से हम 10% वोट पर आ गए, करीब 14-15% का हमें नुकसान हुआ। अब इस 10% को हमें बुनियाद बनाकर यहाँ से आगे बढ़ना है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि ऐसे तमाम, अगर कांग्रेस का आप इतिहास देखें तो ऐसे तमाम दौर आए जिसमें कि कांग्रेस पार्टी को ये कहा गया कि सुपड़ा साफ हो गया है, अब दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी। 77 का दौर खास तौर से चर्चा में रहा, लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी ने ये दिखाया कि हम लोग मेहनत करके वापस जनता के दिल में जगह बना सकते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन तो उस वक्त लीडरशिप बहुत अच्छी थी। आप उस वक्त को और इस वक्त की कंपेयर कीजिए, यहाँ पर अगर हम लीडरशिप की बात करें तो उसी में कहीं ना कहीं मतभेद नजर आता है। नहीं, देखिए, दिल्ली की लोकल लीडरशिप हो या हमारी सेंट्रल लीडरशिप हो, मतभेद कहीं पर भी नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि जो पार्टी या जो व्यक्ति हार जाता है उसका हर तर्क कुतर्क ही लगता है। तो यदि आज मैं आपसे ये बात कहूंगी तो हो सकता है आप उस पर विश्वास ना करें, पर हमारा जो नेतृत्व है वो इतना सशक्त है कि उनके कंधों पर हम विजुअल्स देख रहे हैं, विश्वास करके आगे बढ़ सकें। गोल मार्केट में इस वक्त अरविंद केजरीवाल देखते वहां क्या हो रहा है, मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। यहीं से जीते हैं अपना विधानसभा इलाका, विधानसभा क्षेत्र। जीत के बाद सबसे पहले उसी जनता के पास गए हैं जिसके पास से वो वोट मांग रहे थे, जिनके पास पहुंचकर वोट मांगे थे, वायदे किए थे, और अब जीत के बाद सबसे पहले उन्हीं से मुखातिब होना सही समझा है। ये तस्वीरें गोल मार्केट इलाके की, जहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। जी, और संदीप महापात्र आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस के सामने जितना बड़ा क्राइसिस, रागिनी खुद मान रही है, सारे नेता आज कांग्रेस के मान रहे और उनको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि स्क्रीन पर, हमारे स्क्रीन पर सबसे नीचे कांग्रेस का जो 0 है, अगर कोई कल के बाद आज पहली बार टीवी देखेगा उसको लगेगा कि कुछ हम ही ने गलत आंकड़े डाल दिए हैं। इसका रिस्पॉन्स कांग्रेस के पास क्या है? नहीं, दिल्ली में जिस तरह के नतीजे आए हैं और पिछले 1 साल से कांग्रेस के साथ जो हुआ है, 2014 की अगर आप चुनाव देखें, आम चुनाव में कांग्रेस केवल महज 44 या 44 या 45 सीट्स में सिमट कर रह गई थी। दिल्ली में जो 0 सीट्स पे आ गए हैं, 0 पे आ गए हैं, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे हम लोग अभी वोट शेयर्स की बात कर रहे थे, एक मिनट के लिए तो ये लगता है कि बीजेपी का वोट शेयर घटा ही नहीं है। तो बीजेपी के संगठन यहाँ पे दुरुस्त अभी भी है, उस पर वो काम कर सकते हैं।
और देश के राजनीति में बीजेपी का अभी पलड़ा भारी है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की बातें चल रही है, वो चाहे नेतृत्व का हो, वो चाहे सोनिया गांधी के हो, राहुल गांधी के हो। एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी, दर्शकों को बता दें, गोल मार्केट इलाके की ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। जी संदीप। तो मैं जो कह रहा था कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्राइसिस भी है। आज कोई बता रहे थे कि फिर से कांग्रेस में एक मुहिम छिड़ा हुआ है कि प्रियंका को लाइए। बिल्कुल, तो प्रियंका परिवारवाद से जब तक ये कांग्रेस बचाओ ये नारे आज कांग्रेस के मुख्यालय में लगे हैं। रागिनी, ये बार बार हर बार यही होता है और लगातार जो हार हो रही है, जो थम नहीं रही, इसके लिए देश देखना भी तो चाहता है। क्या प्रयास है सोनिया जी की? सिर्फ एक रैली पूरे कैंपेन के दौरान? नहीं, देखिए, सोनिया जी की एक रैली थी, राहुल जी की 2 रैलियां थी, रोड शो थे, अजय माकन जी और लवली जी, और हमने पूरी कोशिश की। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, अगर आप खुश हैं अपनी कोशिश से, फिर तो किसी को कुछ कहना ही नहीं है। मैंने पहले हार स्वीकार की, गलती मानी, उसके बाद मैं स्पष्टीकरण दे रही हूँ। लेकिन हाँ, चूक तो हमसे रही, कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट रहा। हो सकता है कि हम सही तौर पर भांप भी नहीं पाए लोगों की क्या अपेक्षाएं थी कांग्रेस पार्टी से। पर एक चीज और बहुत जो महत्वपूर्ण है, पिछली बार 24% वोट था, हमें करीब 20 लाख लोगों ने वोट दिया। तब वोट प्रतिशत की बात विश्लेषज्ञों को बहुत ज्यादा याद नहीं आई, क्योंकि अंततः यही माना जाता है कि वोटों का सीट में कन्वर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर उस तर्ज पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो कि 60 सीटों में आगे थी लोकसभा में, वो आज अगर 3 सीट पर सिमट आई है तो ये उनकी कितनी बड़ी हार है। उनका वोट शेयर पिछले असेंबली से इस बार तक इंटैक्ट है। मैं वही कह रही हूँ, 15% की जो केजरीवाल जी बात कर लीजिए, लेकिन उसके बाद सीट कन्वर्जन तो नहीं हुआ है। ये सच्चाई राजनीति की यही है। आपने 15% के वोट शेयर का गिफ्ट दिया है ना कांग्रेस को, एक बात जो त्याग किया है। ये जो एंटी मोदी वोट था, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में टैक्टफुली शिफ्ट हुआ है। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी कुछ बोलना चाहूंगा, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। आपने अगर मुस्लिम वोटों का आंकलन देखा हो तो 71% वोट जो है इस बार आम आदमी पार्टी को पड़ा है और कांग्रेस को सिर्फ 12% आया है। ये सारा वोट कांग्रेस का था। आपने कभी सोचा है कि ये सारा मुस्लिम वोट आपके पास से निकलकर क्यों आप पार्टी के पास चला गया? इसलिए कि जो पिछले 56-57 सालों में आपने जो मुसलमानों को एक बिल्कुल जीरो रेखा पे लाके खड़ा कर दिया और सच्चर कमेटी जैसी रिपोर्ट हमारे सामने लाके खड़ा कर दी और उस पर कोई अमल नहीं, 52,000 फसाद हमें दे दिए अपने जीवन काल में। आज तो ये सारी चीजें आपके लिए आज चैलेंज बन के खड़ी होगी। सुनामी जो मोदी जी की चल रही थी, आज केजरीवाल जी की है। नहीं, सुनामी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बात नहीं की जा सकती। ये आपके कर्मों का फल है। कास्ट, कटिंग अक्रॉस रिलीजन, कटिंग अक्रॉस इकोनॉमिक क्लास। नहीं, ये आपके सभी लोगों ने एक तरफा वोट दिया है। अरे रागिनी जी कह रही है कि कटिंग अक्रॉस पढ़ ले, सब उनको छोड़ के चले गए। वो बोल रही है ये गलत आकलन है इनका। ये करने का फल है, ये मानना पड़ेगा इनको। आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे। जो नतीजा हमारे सामने है वो यही कह रहा है। आप हमारे साथ क्लासिफाई करके कहें कि केवल मुसलमानों का वोट शिफ्ट हो गया है। मैं मुसलमान आज आम पार्टी को बड़ा विकल्प समझ रहे थे भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, के पास इसलिए वो चले गए हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि मोदी के छोटी सी चीज, आपका जो अभी आकलन बता रहे थे आप, उसमें बीजेपी को कितना % वोट मिला है मुसलमानों का? 8%। सिर्फ 8%, जो पिछली बार के मुकाबले बहुत कम है, बहुत कम, खास तौर पे लोकसभा से। उसकी वजह सुनिए क्या है। आज तक मुसलमान के पास कांग्रेस का कोई अल्टरनेट नहीं था। आज मुसलमान को एक अल्टरनेट मिल गया है और अच्छा अल्टरनेट मिल गया है। इसलिए आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सारा मुसलमान आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जीवीएल भी मौजूद है। जीवीएल के पास जाएंगे, उससे पहले हम ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने के साथ ही अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उनकी सुरक्षा का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित पांडे ने। जैसे आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला है, ये भी साफ हो गया कि भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे और उसके मद्देनजर जो खास इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर एक उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से विशेष सुरक्षा इंतजामातों के तहत एक स्कॉट व्हीकल ये मुहैया करवाई गई है। ये दिल्ली पुलिस की जिप्सी है, जहाँ जहाँ वो जाएंगे उनके आगे ये गाड़ी जाएगी और इसमें करीब 3 से 4 जवान है। इसके अलावा जैसे ही वो अपना पदभार संभालेंगे, ये उम्मीद की जा रही है कि और ज्यादा जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई जाएगी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से प्रोटोकॉल के तहत एक मुख्यमंत्री को सुविधा दी जाती है, एक मुख्यमंत्री को सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है, वैसे इंतजाम किए गए हैं। और जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में ये सुरक्षा व्यवस्था और ये प्रशासनिक इंतजाम और बढ़ेंगे।
कैमरा पर्सन पुजारी के साथ अमित पांडे, गाजियाबाद, IBN 7। बीजेपी के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव इस वक्त हमारे साथ हैं। जीवीएल साहब, वैसे पिछली असेंबली के मुकाबले 33% वोट और अब 32.1 यानी 1% से भी कम का नुकसान है, लेकिन लोकसभा के 46.6% से 32, और आप तो इन चीजों के मास्टर हैं, 14.5% की गिरावट क्यों? अब देखिए, लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार की वोटिंग होती है, विधानसभा में किस प्रकार की वोटिंग होती है, और उसको दोनों को एक रूप में देखना मैं समझता हूं गलत है। किसी भी राज्य में लोकसभा के जो रिजल्ट्स हैं विधानसभा रिजल्ट्स में तब्दील नहीं होते हैं। आप कोई भी राज्य देखिए, मध्य प्रदेश, जहां हमको 25, 26, 28 लोकसभा सीट मिलते हैं, वहां विधानसभा में अच्छी बहुमत मिलती है, लेकिन नहीं, उसी तो क्या आप ये कह रहे उतना बड़े रेशियो में नहीं मिलती है जी। तो इसलिए मैं कहता हूं ये लोकसभा और विधानसभा को कंपेयर करके देखना मेरे विचार से सही नहीं है। सही कंपैरिजन विधानसभा टू विधानसभा करना चाहिए। मसले और भी है। इस चुनाव तो आपका जादू चल गया और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है। अब तक 70 में से 69 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और इनमें से 66 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कोई भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली है, खाता तक दिल्ली में नहीं खोल पाई है कांग्रेस। और बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने हार के बाद हैरत अंगेज बयान दिया है। किरण बेदी ने कहा है कि ये मेरी हार नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की हार है, क्योंकि चुनाव में मैंने अपना 100% दिया था। अब बीजेपी को इस हार पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। I haven't lost. I gave it all my best. I would lose if I wouldn't give anything my best. 2. If BJP as a party is lost, BJP will do its reflection, and I'm sure at some stage you will understand and get to know why the BJP lost. And I'm an integral part of the BJP. You will get to know. और जो किरण बेदी अभी कह रही थी, आप अभी उनको सुन रहे थे, इस पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है और वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो भी सुना क्या सही सुना, क्या वाकई किरण बेदी ये कह रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की और नवनिर्वाचित विधायक सही राम। उनका कहना है कि दिल्ली की जनता को हमने जो सपने दिखाए हैं उनको हम जरूर पूरा करेंगे। सही राम से बात की हमारे संवाददाता विक्रांत यादव ने। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त विधायक सही राम। सही राम पहलवान, कैसी ये कुश्ती थी, क्या डर लगा था मैदान में? नहीं, जब कुश्ती ही लड़नी तो डर किस चीज का। जब आप मैदान में आए थे, सबसे पहला हंगामा भी आप ही की सीट पर हुआ था, गाड़ी जला दी गई थी, हिंसा शुरू हो गई थी। जी जी, वो उनका पुराना काम है। जिस तरीके से चुनाव था, कहा यह भी जा रहा था कि दक्षिणी दिल्ली के जो सांसद हैं रमेश विदुड़ी, वो खुद ये चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मुकाबला केवल विक्रम विदुड़ी से नहीं था। नहीं, हमें तो अब ये लगाए, आपके बीजेपी को तो हराया है, लेकिन वहाँ के सांसद को भी हराया है। आपके ऊपर आरोप भी लगाए कि आपकी छवि को लेकर के आरोप लगाए और कहा कि आम आदमी के नाम पर एक इस तरीके का आदमी दिया है लोगों के बीच, आम आदमी ने, जिनकी छवि पर पहले से कई आरोप लगे हैं। वो क्षेत्र की जनता ने जवाब दे दिया ना, जो आरोप लगाते थे उनको क्षेत्र की जनता ने जवाब दे दिया है। इतनी बड़ी जीत आपको दी है, किस तरीके से दिल्ली की जनता के जो सपने आप लोगों ने दिखाए थे उन्हें पूरा करेंगे? देखिए, 101% करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई अभी भी कोई शक करता हो तो उनसे कहें, वो अपना शक निकाल दें, 101% करके देंगे। धन्यवाद। ये है सही राम जो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को जो सपने दिखाए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। और आइए सीधे चलते हैं अभी सबसे पहले जीवीएल नरसिम्हा राव के पास। नरसिम्हा राव साहब, ब्रेक के पहले मैं एक सवाल पहले आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या विकास पर जो फोकस रहना था आपका वो नहीं रहा, इसका आपको नुकसान हुआ है? हिंदुत्व जैसे और मुद्दे भी जुड़ते गए। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि क्योंकि हिंदुत्व कोई मुद्दा था ही नहीं इस चुनाव में। हम इस चुनाव के दौरान जो कैंपेन में कहीं भी पर पिछले 249 दिनों में कहीं भी देश ने और दिल्ली ने जिस तरह से सरकार को चलते हुए देखा,
क्या उसको लेकर भी कुछ चिंताएं थी? क्या एक बार दोहराएंगे अपने सवाल? पिछले 249 दिनों के अंदर जो मोदी सरकार का कार्यक्रम रहा है, जिसमें वो खुद प्रधानमंत्री, जो लग रहा था तेजी से विकास पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के कई नेता लग रहा था डिसिप्लिन तोड़कर हर तरह के बयान दे रहे थे। नहीं, देखिए, किसी के बयान के कारण इस प्रकार के नतीजे आएंगे तो बिल्कुल मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि ये जो कमेंट्स हैं सरकार की तरफ से और पार्लियामेंट में भी, सदन में भी उनको कहा गया कि वो अपना खेद प्रकट करे, ये सब हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूं थोड़ा मीडिया में चर्चा का विषय जरूर तो बना है, बट लेकिन इसका कोई चुनाव नतीजे पर कोई असर है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। ये केंद्र सरकार के काम पर बिल्कुल नहीं है। ये एक मुख्यमंत्री के रूप में जनता ने मन बनाया था कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, तो मुझे लगता है उसी का नतीजा है जो आपने देखा है। तो हम अपने वोट को रोकने में सक्षम हो सके, बट लेकिन बाकी पार्टियों की जो वोट है वो पूरा खिसक गया है और आम आदमी पार्टी के तरफ। ठीक है जीवीएल, ये आरोप प्रत्यारोप तो रहेंगे। ठीक है, आपने कहा कि बयानों पर नहीं जाना चाहिए, विकास का एजेंडा था, आप तो विकास का नारा लेकर उतरे थे, लेकिन वो एजेंडा कहीं ना कहीं धूमिल होता गया, विवादित बयानों में कहीं ना कहीं आप उलझ गए। फिर चाहे वो पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, इस जीत के ऊपर हम आम आदमी पार्टी को अपनी पूरी शुभकामनाएं देते हैं। उनके नेता श्री अरविंद केजरीवाल का अभिनंदन और हमारी बधाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में वो अब अपने वादों के अनुसार शासन दें, जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें, दिल्ली के लोगों को गुड गवर्नेंस दें। भारत सरकार की ओर से दिल्ली की जनता और दिल्ली के विकास के लिए जो कुछ भी सहयोग करना होगा वो केंद्र सरकार सदैव करेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिना किसी राजनीतिक विभेद के देश के सारे प्रदेशों के विकास की बात करती है, और वही सिद्धांत दिल्ली के बारे में भी लागू होगा, ये हम निश्चित रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं। जहां एक और पिछले लोकसभा के चुनाव में हमारी ऐतिहासिक विजय हुई थी देश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और झारखंड में वहां की जनता ने हमारे आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने का निर्णय किया। हमने यहां भी वो अपील की थी कि दिल्ली के लोग भाजपा के साथ चलें। दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के लिए भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना पसंद किया, लेकिन विधानसभा के लिए वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ चलने के लिए तैयार दिखे हैं। हम दिल्ली की जनता के इस मत का आदर करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। हमारी बहुत ही जबरदस्त हार भी हुई है, अपनी उस हार को भी हम बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हमें इसके कारणों में गंभीरता से जाना पड़ेगा। शायद दिल्ली की जनता के मूड को भांपने में हमसे कुछ कमजोरियां हुई हैं, उसके बारे में हमें ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। ये ठीक है कि 2013 के विधानसभा के चुनाव की तुलना में अगर दिल्ली में भाजपा के वोट परसेंटेज को देखा जाए तो बहुत ही थोड़ी कमी आई है, लेकिन हमारी हार तो हार है और उसे हम बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। पार्टी इस हार के बारे में विस्तार से इसकी परख करेगी, इसकी समीक्षा करेगी, लेकिन बीजेपी के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारी पार्टी की तमाम विरोधी परिस्थितियों के बावजूद दोबारा खड़े होने की हिम्मत रहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के हमारे कार्यकर्ता यहां की जनता के विश्वास को प्राप्त करने में सफल होंगे। हम एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे दिल्ली में, जहां सरकार को सहयोग देने की अपेक्षा होगी दिल्ली की भाजपा देगी, जहां सरकार का विरोध करने का क्या आवश्यकता होगी पूरा विरोध भी करेगी। दिल्ली में कांग्रेस का शासन 15 साल रहा है,
और 15 साल के शासन के बाद कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं आना और उनके वोट का 15-16%, 18% खिसक कर आम आदमी के साथ खड़ा होना, ये शायद कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का विषय है। कांग्रेस को अपनी बात स्वयं सोचनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। वो कितना सोचेंगे ये मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी समीक्षा ईमानदारी से होगी और इस परिस्थिति का निराकरण के लिए जो भी उचित होगा पार्टी अवश्य कदम उठाएगी। थैंक यू। रविशंकर प्रसाद आप देख रहे थे पत्रकारों से मुखातिब होते हुए, हार को भी स्वीकार किया और मंथन की बात भी कही है कि इस पर मंथन किया जाएगा, कारण क्या रहे, कहां पर चूक हो गई, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। जीवीएल मेरे साथ है और मेरे सवाल का जवाब जीवीएल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुद्दों की बात, आप विकास की बात करते थे, लेकिन वो विकास कहीं ना कहीं उलझ कर रह गया विवादित बयानों में, अब फिर चाहे वो पोस्टर वॉर ही क्यों ना हो। अब देखिए, विकास कहीं नहीं रुका है, विकास बहुत तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नहीं, आप देखिए, नहीं देखिए, वो जो बयान, जो विवादास्पद बयान जो हुए हैं, उसके कारण उसका पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया था और उन नेताओं को कहा था, पार्लियामेंट में भी बहुत बड़ा बवाल मचा था, उनको सबको और पार्टी की तरफ से और पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से सबको एक नसीहत दी गई कि आप ऐसे बयान ना करिए, ऐसे बयान से बचिए। जिन्होंने ऐसे बयान दिए थे उन पर कार्रवाई की भी बात की गई है। आम आदमी पार्टी कुछ आपको कहना चाह रही है? जी मौलाना साहब। नरसिम्हा राव जी, खाली कह देने से कुछ नहीं होता, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई है? और कल ही आदित्यनाथ का एक बड़ा शर्मनाक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम सारी मस्जिदों में गणेश की मूर्तियां रखेंगे और प्रधानमंत्री खामोश है इस पर। अब देखिए, हर विषय पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी है, जरूरी है। क्यों जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी कैसे नहीं प्रधानमंत्री? हर विषय पर प्रधानमंत्री की बोलने की जरूरत नहीं है। विषय कैसे ले और सकते यदि हैं? पार्टी के कार्यकर्ता कोई कहते हैं, एक समुदाय के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काना, आपस में फिरका परस्ती की बात करना, क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? आप देखिए, ये सभी सार्वजनिक रूप से कहने की जरूरत नहीं है, मैं यही आपको कह रहा हूं। नहीं, सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए, मीटिंग्स में। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कहना चाहिए मोदी जी को। क्यों नहीं कह रहे हैं वो? नहीं, ये जो कहा गया, जो आपको अंदर किस प्रकार की उनके वक्तव्य रहे हैं, किस प्रकार की नसीहत उन्होंने दिए हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी मीडिया में दिया मुझे गया। बताइए, क्या प्रधानमंत्री सिर्फ आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री मुसलमानों के नहीं है क्या? मौलाना साहब, रागिनी भी कुछ कहना चाह रही है। रागिनी, देखिए, मेरे लिए तो किरण बेदी जी का बयान बहुत ज्यादा दिलचस्प है और उस पर मैं दोबारा से एक बार रुख करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि ये मेरी हार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की हार है। पहली बात तो मैं इसको जोड़ के देखना चाहूंगी उनके उस इंटरव्यू से जिसमें उनसे पूछा गया कि यदि वो मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं तो वो क्या करेंगी, और उन्होंने कहा कि मैं हार्वर्ड जाकर, मेरी बहुत सारी लेक्चर सीरीज पेंडिंग है, उन्हें पूरा करूंगी। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी अवसरवादी होने का इल्जाम लगा रही थी, बड़े बड़े पोस्टर ऑटो के पीछे छपे हुए थे, वो यदि किरण बेदी अब रुककर भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली में संघर्ष नहीं करती हैं तो वो उसकी पुष्टि कहीं ना कहीं हो जाती है। और दूसरी बात, उन्होंने हार अपने जिम्मे क्यों नहीं ली? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस इलेक्शन को सेंट्रलाइज किया। बार बार इलेक्शन रैलीज में वो जाकर बोलते रहे कि मुझे वोट दीजिए, मैं दिल्ली में काम करना चाहता हूं। यही नहीं, दिल्ली के चुनाव से एक दिन पहले सारे न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट आए वो तथाकथित उपलब्धियों के बारे में थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। पूरा का पूरा कैबिनेट की ताकत झोंक दी गई। हाँ, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर बेदी जी के ऊपर ये केंद्रित नहीं था चुनाव, तो मोदी जी के ऊपर था। किसी को एक ना एक को तो हार की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। नरसिम्हा राव जी। उसके पहले उनकी तरफ से जो अजय माकन ने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी लिया है? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें तो मैं उसके बाद जवाब दूंगा। सवाल तो नहीं
नहीं हो सकता जीवीएल साहब। नहीं, पहले आप पहले किसी और से सवाल उठाने के पहले नरेंद्र मोदी जी ने अपना चेहरा आगे रख के इस चुनाव को सेंट्रल गवर्नमेंट पे रेफरेंडम खुद बनाया। आप ये हमेशा कहते रहे कि आपकी इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी यही है कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आगे। जब किरण बेदी जी का कार्ड फेल हुआ तो फिर नरेंद्र मोदी जी आगे आ गए। प्रश्न का जवाब आपने तो खुद इसको अपने ही गवर्नमेंट सेंट्रल केंद्र सरकार पे रेफरेंडम बनाया और अब आप पीछे हट रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेने से। मतलब ये चित भी मेरी पट भी मेरी वाली राजनीति तो नहीं हो सकती ना। नहीं, आपने प्रश्न का जवाब नहीं दिया। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिन्होंने कैंपेन किया है तो अजय माकन को कहीं पूरे दिल्ली में नहीं देखा गया? राहुल गांधी रोड शोज किए हैं, अजय बड़े बड़े सभा करने के लिए कोशिश किए हैं। क्या अजय माकन को कैंपेन कर रहे हैं दिल्ली? क्या अजय माकन को बलि का बकरा बनाया कांग्रेस पार्टी ने? क्या बलि का बकरा बनाया अजय माकन जी को? जो हमारे कैंपेन कमेटी के इंचार्ज हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आप बलि का बकरा है। नरेंद्र मोदी जी जो अपना चेहरा स्वयं आगे करके ललकारते रहे कि उनको उनकी आंधी की गति कोई धीमी कर पाए, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका तो जो चेहरा है वो खुद भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। चलिए, और इसी के साथ एक छोटी सी बात जोड़ूंगी। इसी के साथ जो दूसरी बात उन्होंने कही वो ये कही कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए पार्टी ने कोई पैसा नहीं लिया। तो इसका आशय क्या है? क्या और प्रत्याशियों से पैसा लिया जाता है? नरसिम्हा राव तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके नेता तो अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाने को तैयार नहीं थे। कहा कि गांधीनगर ऐसी सॉरी माफ कीजिए कृष्णानगर ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें कोई विकास हुआ ही नहीं है, यहाँ की तो गंदगी साफ करने में मुझे 1 साल लग जाएगा। जी नरसिम्हा राव जी, टिप्पणी थी जी आपका जवाब। और मैंने किसी को शराब नहीं दी, ये भी कही है ना, ये भी कहा है। जी नरसिम्हा राव जी, मैंने शराब नहीं बांटी। अच्छा, मैं इसका क्योंकि इसका वक्रीकरण किया गया मीडिया में, इसलिए मैं इसकी जो जानकारी में देना चाहता हूँ। नहीं, आप सुन लीजिए थोड़ा। फिर आप मीडिया को बीच में मत लाइए। जीवीएल आप जवाब दीजिए। रागिनी मोदी जी तो बाजार में कह चुके हैं मीडिया को। आप तो जीवीएल सवाल नहीं सुनिए, मैं कह रहा हूँ इसका, मैं कह रहा हूँ आपको। अच्छा जवाब सुन लीजिए। अच्छा हम सुन लेते हैं, आप बोले। आप जवाब सुन लीजिए। जी। अच्छा, किरण बेदी जी ने पहले अपने इंटरव्यूज में भी ये कहा था कि मेरे पास, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था कृष्णनगर में, क्या चुनाव लड़ने में खर्चा नहीं होता है? उन्होंने कहा है कि मैं अपने पैसे, अपनी जो पूरे सर्विस सेविंग्स है, मैं इसमें नहीं लगा सकती हूं, मेरा सारा खर्चा पार्टी को उठाना है। तो यही वो आज सुबह कह रही थी कि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जितना भी खर्चा है तो मैंने 1 पैसा खर्चा नहीं किया। लेकिन उसमें क्या गलत बात है? उन्होंने ऐसे क्या गलत बात कही? इतनी अच्छी वक्ता है, प्रखर वक्ता है, आप शब्दों को घुमा रहे हैं। अच्छा, इस पर हमने सुन लिया आप दोनों का पक्ष। नहीं, उन्होंने यही कहा है। उनके इंटरव्यूज देख लीजिए, नरसिम्हा राव जी, एक चीज और देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे गियर बदल रहा हूँ क्योंकि एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। नरसिम्हा राव जी, अन्ना हजारे खुद आज IBN 7 से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, उसका खामियाजा बीजेपी अभी भुगत रही है। और खास तौर पर उन्होंने कहा जमीन अधिग्रहण ऑर्डिनेंस आप जिस तरह से लेकर आए किसानों के लिए बहुत खतरनाक है, फिर भी आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अन्ना हजारे आपको कोई रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जब आप आत्मावलोकन करेंगे तो अन्ना हजारे की बात को भी ध्यान में रखेंगे? देखिए, हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने, अन्ना हजारे ने जो कहा है हमने सुना है। बस सरकार अपनी नीति वो देश के हित में और विकास के रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए करेगी। उसमें जो सरकार ने जो कदम उठाया, हम नहीं समझते हैं इसमें किसी प्रकार की रीथिंकिंग करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सुदेश वर्मा भी है, वरिष्ठ पत्रकार। सुदेश जी, अन्ना हजारे जो कह रहे हैं और भी बहुत सारी जो सामने बातें आ रही हैं, जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, क्या आपको लगता है बीजेपी को कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है और बीजेपी अभी उस तरफ बढ़ती हुई लग नहीं रही है? देखिए, आपको पता है कि history is written by victors, and success has many fathers, failures have none. ठीक. And every electoral defeat, because elections in this country have proved to be biggest levelers, जो लेवल कर देता है। तो जो भी इलेक्शन के रिजल्ट होते हैं, अगर कोर्स करेक्टिव्स नहीं अप्लाई करेगी बीजेपी, तो बीजेपी बहुत बड़ा ऐतिहासिक भूल करेगी। और बीजेपी एक इंटरनल डेमोक्रेसी के थ्रू करना ही चाहिए, क्योंकि अगर नुकसान हुआ है बीजेपी को, जो आम मतदाता थे, जो फ्लोटिंग वोट हम बोलते हैं, जो युवा मतदाता थे, 65% जिसकी बात करते थे नरेंद्र मोदी, कहीं ना कहीं देखिए नरेंद्र मोदी
गवर्नेंस एजेंडा के खिलाफ भी वोट पड़ा है। जैसे मैंने बताया कुछ देर पहले कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उन लोगों ने, चूंकि उनको आपने बोल दिया डिसिप्लिन कराने की कोशिश की, तो उन्होंने आपके खिलाफ वोट दिया, ऐसा आ रहा है। तो आप बताइए, गवर्नेंस जब आप करेंगे तो कुछ सेक्शन आपसे नाराज होंगे, लेकिन आपको क्रेडिट देना चाहिए मीडिया वालों को, हम लोगों को। इसके बाद भी उन लोगों ने पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं अपनाया केजरीवाल के पॉपुलिस्ट मेजर्स के खिलाफ। तो यहां पर देखना पड़ेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी कोई, मुझे जो लगता है, जहां मैंने एनालाइज किया है कि ना डिफीट से बहुत डिप्रेस होंगे, ना कोई विक्ट्री से बहुत उन्माद होगा, और यही होना चाहिए नेता का। और इसको देखना है कि आप कैसे आगे ले जाते हैं, क्योंकि केजरीवाल के सामने भी वही प्रश्न खड़े होंगे जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हैं। ठीक है।